Hello everyone, myself Manali and I welcome you all to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy. In this particular lecture series, we are going to discuss some of the MCQs related to the topic of estimation, costing and valuation. These MCQs will be very important for your preparation of competitive examinations like your state and national level engineering services, as well as when you are preparing for your PSUs and other competitive examinations. So let us begin this lecture series. First MCQ, pick up the correct statement from the following. Your options are: in a gully trap, water seal of 6 to 7.5 cm is provided. Option B, the gully trap collects wastewater from kitchen sink, wash basins, etc. Third option, the gully trap disconnects the sewage drain from the main drainage system. And fourth option, the grating provided over gully traps is 23 cm square. So all your questions or all your points are related to gully trap. All these are related to gully trap. So gully trap, what is it firstly? It is a trap which is mainly made whenever you are working in the piping and plumbing of municipal water and waste water. जब भी हम प्लम्बिंग सिस्टम एंड वेस्ट वाटर कन्वेंस की बात करें तो गली ट्रैप इज़ ऑलवेज यूज्ड. आपको पता है कि एक वेस्ट पाइप रहता है, एक सॉइल पाइप रहता है, ठीक है. दीज आर दी वर्टिकल पाइप्स रनिंग थ्रू आउट द बिल्डिंग. अभी इसमें से मुझे मेन ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करना है, ठीक है. तो उसके लिए मुझे एक चेम्बर बनाना पड़ेगा. उस चेम्बर में क्या होगा, ये पानी पास होगा और फिर वो मैनहोल के द्वारा नीचे डाइवर्ट होगा. तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस चेम्बर को नहीं बनाऊं और मैं डायरेक्टली मैनहोल से कनेक्ट कर दूं, तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसमें जो भी आपका जो फाउल ऑर्डर है, ठीक है, जो फाउल ऑर्डर है, जो स्मेल है, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट वाटर पास हो रहा है. कई बार हम क्या करते हैं, सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप को भी एक साथ ही एक पाइप के फॉर्म में रखते हैं. वी डोंट गिव सेपरेटली सॉइल पाइप एंड वेस्ट पाइप, ठीक है. उस केस में ये ऑर्डर आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. And when we are having separately soil pipe and waste pipe, in that case also waste water जब पास हो रहा है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो गैसेज है वो ऊपर आना चाहेंगे, ठीक है. तो इस गैसेस को ट्रैप करने के लिए मुझे ये गली ट्रैप बनाना ज़रूरी है. इसके ऊपर एक ग्रेटिंग दिया जाता है. इधर से आपका ये जो कनेक्शन है वो इस साइड से आएगा, नीचे से ये पूरा ऐसे जाके इट विल बी देन कैरिड ओवर टू मैनहोल, ठीक है. सो दिस इज योर गली ट्रैप चेम्बर. इसके अंदर एक वाटर सील देना पड़ता है हमें, एक सील होता है पानी का. सो ये जो सील है उसका एक फिक्स्ड लेंथ है या एक फिक्स्ड हाइट है विच इज़ जनरली 5 सेंटीमीटर. इट इज़ जनरली 5 सेंटीमीटर. सो योर ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है. इसका जो वाटर सील है, वाटर सील तो प्रोवाइड करना ही है बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दैट ओडर. जैसे ही मैं इसमें वाटर सील बना देती हूँ तो ये जो भी ओडर है, गैसेस का स्मेल है, वो क्या हो जाएगा, वो वाटर के अंदर चले जाने से वो ऊपर नहीं आएगा. तो आपको जो ओडर वगैरह है वो पूरा प्रिवेंट हो जाएगा. पर उसके लिए जो वाटर सील है उसका एक फिक्स्ड हाइट्स है कि जैसे मैं कहीं पे भी वाटर सील दे रही हूँ, आप अपने WCs में भी देखेंगे तो वाटर सील रहता है. हर एक वाटर सील का उसके लोकेशन एंड पोजिशन के बेसिस पे एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है. तो ये जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है. दिस रेंज इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इट इज़ 5 सेंटीमीटर. दूसरा चीज़, ये जो ग्रेटिंग मैंने यहाँ पे दिखाया है वो ग्रेटिंग जनरली 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 बाय 15 रहता है, ओके. 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रेटिंग रहेगा. सो इट इज़ नॉट 23. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी क्या कहता है, ये डिसकनेक्ट करता है सलेज ड्रेन को मेन ड्रेनेज सिस्टम से. नहीं, इट इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग. डिसकनेक्ट कहाँ कर रहा है, इट इज़ कनेक्टिंग ना. इधर से आपका जो पाइप्स आ रहा है, जो वर्टिकल पाइप्स है और जो आगे आपका मैनहोल में जाने वाला है. सो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग मीडियम एंड मेन पर्पस क्या है, कनेक्ट तो कर ही रहा है पर पर्पस क्या है, उसका ओडर वगैरह भी वो रिमूव कर देता है. बट इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग. उसको हम सीधा जब वो वर्टिकल पाइप्स नीचे आ रहा है सीधा मैनहोल में नहीं इंसर्ट कर सकते. पहले एक ट्रैप देना पड़ेगा ताकि हम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको यूज़ कर सकें. सो काफ़ी सारे रीज़न से हम गली ट्रैप प्रोवाइड करते हैं. बट ये गली ट्रैप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 5 सेंटीमीटर उसका वाटर सील, ये जो ग्रेटिंग है 15 सेंटीमीटर का, और इसका पर्पस क्या है,
कनेक्ट करना, ना कि डिसकनेक्ट। इट एक्चुअली कनेक्ट्स द सलेज ड्रेन फ्रॉम मेन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी, गली ट्रैप कलेक्ट्स वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, सिंक, वॉश बेसिन एक्सेट्रा। यस, ये जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? किचन की वेस्ट से आ रहा है, वॉश बेसिन से आ रहा है, ठीक है। जब आपका सॉइल पाइप अलग है, वेस्ट पाइप अलग है, तो ये जो वेस्ट पाइप में जो वेस्ट वाटर जा रहा है वो कहाँ से होगा? किचन से होगा, सिंक से होगा, वॉश बेसिन से होगा, ठीक है। इसमें सॉइल पाइप में क्या कौन सा आ रहा है? WC। लेकिन ये जो आपका वेस्ट पाइप है उसमें कौन सा आ रहा है? किचन, सिंक एंड वॉश बेसिन। और ये जो है वो गली ट्रैप के अंदर जाएगा अल्टीमेटली। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. So for this particular thing, option B is correct statement. Gully trap collects waste water from kitchen, sink, wash basins, etc. Let's move to next MCQ. The most reliable estimate is which one? Detailed estimate, preliminary estimate, plinth area estimate and cube rate estimate. See, why do we need to do some estimation? Why can't we directly construct buildings? Is it possible? Because we are investing so much amount of money, so much amount of time to get some construction done. तो उतना पैसा अपने पास है या नहीं? अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ पे हमें उस पैसे को अवॉइड करना है ताकि हमारे पास जो बजट है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाए. तो ये सब चीज़ें आप कब कंक्लूड कर सकते हैं? अगर आपने कुछ एस्टिमेशन निकाला है कि मेरा ये बेसिक चीज़ है, इस बेसिक ड्राइंग के बेसिस पे इतना मेरा कैलकुलेशन आ रहा है और उसके बेसिस पे अगर मैं इतना रेट्स मान लूँ तो इस रेट को मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा इतना टोटल कॉस्ट आता है. ठीक है, ये सारे एस्टिमेट्स आपको वही चीज़ दे रहे हैं. एरिया कैलकुलेट करो, रेट से मल्टीप्लाई करो और आपको टोटल आंसर मिलेगा. दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट. लेकिन जब मैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से ये चीज़ करती हूँ उसमें मैं क्या करूँगी? जो मेरा बिल्डिंग है उसका सेंटर लाइन डायमेंशंस फाइंड करूँगी. ठीक है, सेंटर लाइन डायमेंशंस फाइंड कर लिया या फिर सीधा मैं एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड कर लूँगी. आफ्टर फाइंडिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस आई विल मल्टीप्लाई द लेंथ एंड विड्थ and I will get the plinth area. That plinth area will then be multiplied by the rate. Plinth area will be multiplied by the rate of construction of similar project in similar locality. मतलब मेरा जो कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है उसका टोटल प्लिंथ एरिया है फाउंड आउट, बट आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय विच रेट? दैट रेट इज ऑल्सो फॉर सम प्लिंथ एरिया विच इज एग्जिस्टिंग इन द लोकेलिटी. सो इसको मल्टीप्लाई करने से जो मुझे आंसर मिलेगा, दैट टोटल कॉस्ट व्हाट आई विल गेट इज नथिंग बट द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट. व्हेन आई गो फॉर क्यूब रेट एस्टिमेट, व्हाट विल आई डू? I will not only find out the total area, but I will multiply that area with height of the building, and after doing that whatever I get the total volume, that I will multiply with the rate occurring rate of that particular similar project in locality. मतलब जो उसी लोकेलिटी में जो सिमिलर प्रोजेक्ट है उसका क्या रेट आया था, उस रेट से मैं मेरा ये क्यूब का जो रेट, क्यूब का जो डायमेंशन आया, जो वॉल्यूम आया, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी. दैट विल बी द क्यूब रेट एस्टिमेट. प्लिंथ एरिया में भी वही है, लोकेलिटी का जो रेट आया उसको हमने हमारे ड्राइंग का जो प्लिंथ एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया. प्लिंथ एरिया क्या रहता है? एक्सटर्नल डायमेंशन से आप फाइंड आउट करो, दैट इज़ योर प्लिंथ एरिया. एक सिंपल सा ड्राइंग में अगर ले लूँ, दिस इज़ माई वॉल, 4 साइड्स पे ये वॉल है. ठीक है, if I ठीक है, ये वॉल का थिकनेस है, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द वॉल. अभी मैं ये थिकनेस के हाफ से ये लाइन पास कर दूँ तो ये मेरा सेंटर लाइन आएगा, दैट विल बी द सेंटर लाइन. लेकिन प्लिंथ फाइंड करने के लिए हमेशा हम एक्सटर्नल डायमेंशन से ही जाएंगे. सो प्लिंथ एरिया फाइंड करते टाइम हम एक्सटर्नल डायमेंशन से एरिया फाइंड करेंगे. उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में कोई जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो भी प्लिंथ रेट था, प्लिंथ एरिया का रेट था, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे. यही सेम चीज़ जब मैं वॉल्यूम के लिए करती हूँ, यानी कि जो एरिया है उसको मैं टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लोअर से लेके अपर पूरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक क्यूब वॉल्यूम मिलेगा. और जो आपकी लोकेलिटी में रेट चल रहा है उस क्यूब वॉल्यूम के लिए, उसके बेसिस पे मल्टीप्लाई करके क्यूब रेट मिलेगा.
बट प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में हम एक्चुअल रेट्स नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा रेट ले रहे हैं जो लोकेलिटी में यूज़ हुआ था। फिर प्रिलिमिनरी में क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ प्रिलिमिनरी में क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर से जो है वो ड्राइंग्स को स्टडी करके एरिया फाइंड करेंगे, एक एक चीज़ की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें रेट कौन सा लेंगे, हमारा जो कंस्ट्रक्शन के लिए रेट चल रहा है जो हमें लेना है उसी रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिलिमिनरी है, अभी हमें उस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल लेने के लिए जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम पूरा डिटेल ड्राइंग्स तो अपने हमारे पास होंगे नहीं, जो भी बेसिक स्कीमेटिक ड्राइंग्स है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे या फिर क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपके पास रेट्स है उसी प्रोजेक्ट के लिए वो मल्टीप्लाई करके प्रिलिमिनरी एस्टिमेट दे देंगे। अप्रूव हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम डिटेल्ड एस्टिमेट पे जाएंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट में एक एक चीज़ की हम बारीकी से डिटेल में ड्राइंग बनाएंगे, डिटेल में सारे थिकनेस, सारे सेंटर लाइन, ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग कंसिडर करना है, कौन सा चीज़ सब्ट्रैक्ट करना है, हर एक चीज़ करके फिर हम वो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ योर डिटेल्ड एस्टिमेट। तो रिलायबल की अब मैं बात करूँ, रिलायबल कौन सा होगा, रिलायबल यही होगा कि जिसमें हम अच्छे से बारीकी से पूरा एरिया भी फाइंड करें और उसी प्रोजेक्ट के लिए जो रेट चाहिए वो यूज़ करें, यानी कि डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। मोस्ट रिलायबल कौन सा है, डिटेल्ड एस्टिमेट। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है, डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से रिलायबल की बात करें तो सबसे रिलायबल है डिटेल्ड एस्टिमेट। लेकिन अगर अप्रूवल की बात करें, अप्रूवल लेना है तो इतने डिटेल में हम नहीं जा सकते, बिकॉज वी डोंट हैव ऑल दोज ड्राइंग्स रेडी ऑल्सो। अप्रूवल मिल गया उसके बाद हम डिटेल ड्राइंग्स बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी होती हैं। बट इस स्टेज पे जब इनिशियल स्टेज है तब हम क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी ड्राइंग बना के प्रिलिमिनरी एरिया फाइंड करो और उसी कंस्ट्रक्शन में जो रेट्स है उससे मल्टीप्लाई करो। सो अप्रूवल लेते टाइम हम क्या करेंगे, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करेंगे। लेकिन हमारे पास रेट्स ही अवेलेबल नहीं है, हमें लोकेलिटी के रेट्स के हिसाब से वर्कआउट करना है, तो हम आइदर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट या क्यूब रेट एस्टिमेट से जाएंगे, ठीक है। सो आपको पता चल गया इन दोनों में रेट्स जो है वो अपना जो करंट प्रोजेक्ट के लिए वर्कआउट हो रहा है उसी के रेट्स लेंगे। इसमें सिमिलर लोकेलिटी में जो प्रोजेक्ट हुआ है उसके रेट लेंगे। इसमें प्लिंथ का एरिया फाइंड करेंगे, इसमें प्लिंथ का एरिया मतलब क्या, सिर्फ एक्सटर्नल एरिया लिया हमने, बीच का कोई एरिया लिया नहीं, ठीक है। क्यूब रेट में क्या होगा, एरिया तो आ गया अपने पास और हाइट भी आ गई, ठीक है। एंड प्रिलिमिनरी में क्या है, तो ये जो है ना, ये उससे भी पहले का जो प्रोसेस है, जब हमें कुछ भी पता नहीं है, अप्रूवल तक भी बात नहीं आई, तब हम शायद इस पर्टिकुलर मेथड से कुछ अंदाज़ा लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल लेना है तो हमें उसी प्रोजेक्ट के रेट्स लेने पड़ेंगे और जो अप्रॉक्सीमेटली एरियाज़ है वो वर्कआउट करने पड़ेंगे। अप्रूवल मिल गया, अभी हम डिटेल्ड ड्राइंग्स बना रहे हैं, उसके बाद हम जो फाइंड आउट करेंगे वो डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। लेकिन इन चारों में सबसे रिलायबल कौन सा है, डिटेल्ड एस्टिमेट। The plan of a building is in a form of rectangle with center line dimensions। एक rectangle है आपका building, ठीक है। So plan of the building is in the form of rectangle with center line dimensions of outer wall सेंटर लाइन डायमेंशंस ऑफ आउटर वॉल एज 9.7। तो ये हमारी जो आउटर वॉल है उसका सेंटर लाइन डायमेंशन दिया है, हाउ मच, 9.7 एंड 14.7। सो मैं अगर सेंटर लाइन की बात करूँ तो इट इज़ 9.7 एंड 14.7, ओके, 9.7 एंड 14.7। दिस इज़ द लार्जर डायमेंशन, दिस इज़ द स्मॉलर डायमेंशन। थिकनेस ऑफ द वॉल कितना है, 0.30। सो ये पूरा जो थिकनेस है वो 0.30 है। तो अगर मुझे फाइंड करना है प्लिंथ का एरिया, प्लिंथ का एरिया जो है, प्लिंथ का जो एरिया है वो हमेशा एक्सटर्नल डायमेंशंस के बेसिस पे फाइंड आउट होता है। सो पहले हमें सेंटर लाइन डायमेंशन से एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड करने हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देना है तो प्लिंथ मिल जाएगा। सो प्लिंथ एरिया इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल डायमेंशंस एरिया, ठीक है। सो प्लिंथ एरिया के लिए हमें एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड करने हैं, एल एंड बी, उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिल जाएगा प्लिंथ एरिया। नाउ दिस मच एक्सटर्नल डायमेंशन इज 9.7, सो वी नीड टू फाइंड दिस एंड दिस। सो सिंस टोटल थिकनेस ऑफ द वॉल इज 0.30, सेंटर लाइन के दोनों साइड पे 0.15 होगा। सो हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। सो 9.7, पहले मैंने ब्रेड से चालू किया है, सो 9.7 प्लस 0.15
प्लस 0.15 ऑन बोथ साइड्स, एंड लेंथ में भी सेम चीज़ है 14.7, इधर भी 0.15, इधर भी 0.15, सो इट विल बी 14.7 प्लस 0.15 प्लस 0.15. ठीक है, सो दिस इज माई L एंड दिस इज माई B. What is this? 0.15 and 0.15, 0.30. 0.3 plus 14.7 is 15. 0.15 and 0.15, 0.3. 0.3 plus 9.7 is 10. So it is 15 into 10, that is 150 meters square. So my answer for plinth area is 150 meters square. ठीक है, तो आपको सेंटर लाइन डायमेंशंस दिए, एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड करो यूजिंग द थिकनेस ऑफ द वॉल, एंड फिर आपको मल्टीप्लाई करके प्लिंथ एरिया फाइंड करना है. सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई पाइप वर्क मेजर्ड इन विच यूनिट्स. सी व्हेनेवर यू आर कैरिंग आउट एनी कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन का जब भी एस्टिमेट बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ उसमें आती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है तो हमें एरिया फाइंड करना है या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना पेंटिंग जाएगा, कितना प्लास्टरिंग जाएगा, उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा, कितने नंबर ऑफ पाइप के फिटिंग्स वगैरह है उसके लिए नंबर फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन कौन सी चीज़ क्वांटिटी में है तो उसको नंबर से फाइंड करो, कौन सी चीज़ वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम फाइंड करो, एरिया में है तो एरिया फाइंड करो. अभी आपका ये जो पाइप है वो क्या होगा, पर्टिकुलर लेंथ में ले होगा ना. इट विल बी लेड इन सम लेंथ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन. बेसिकली क्या है, एक लेंथ में ले हो रहा है. सो अगर लेंथ में उसको ले डाउन कर रहे हैं तो उसका यूनिट आएगा रनिंग मीटर. अगर मैं मीटर स्क्वायर से करूँ तो मुझे सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा. इफ़ आई गो बाय मीटर स्क्वायर आई विल जस्ट गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप. मीटर क्यूब वॉल्यूम किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर्स मिलेंगे. वॉल्यूम मीटर क्यूब किया टोटल मिल जाएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमको हमारा जो डायामीटर है वो फिक्स है, हमें सिर्फ लेंथ फाइंड करना है. ठीक है, हमारे पास आपकी जो कोटेशंस है उसमें लिखा हुआ होगा कि 150 mm का पाइप है. सो डायामीटर मीटर स्क्वायर में फिक्स है, बट कितने लेंथ है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज़ 20 मीटर्स लेंथ. ठीक है, हर बार मीटर क्यूब से नहीं होगा, हर बार मैं उसको 150 mm इंटू 20 मीटर बाद में मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन मेजर करते टाइम मैं उसको सीधा डायमीटर मीन्स एरिया इंटू लेंथ वैसे उसको मेजर नहीं कर सकती. कोटेशन जब मैं फिल कर रही हूँ मुझे डायमीटर ऑलरेडी फिक्स दिया रहेगा, उसके सामने कितना लेंथ ये मुझे फाइंड करना है. हर बार मैं लेंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है. आपको फाइंड क्या करना है, ड्राइंग के बेसिस पे फाइंड करना है कितना मीटर का पाइप कहाँ पे गया. 150 mm का डाया है 20 मीटर, 250 mm का डाया 30 मीटर. इन दिस वे यू आर वर्किंग वेन एवर यू आर फाइंडिंग द एस्टिमेट. सो आपको याद रखना है कि पाइप वर्क का जब भी मेजरमेंट होगा वो रनिंग मीटर में होगा. मीटर स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा मुझे. एंड मीटर क्यूब में डायरेक्टली नहीं हो सकता, डायरेक्टली यू कांट गो इन मीटर क्यूब, क्योंकि जो आपका ये रेट रहता है वो हर एक पाइप के लिए मीटर स्क्वायर के बेसिस पे फिक्स है. जितना लेंथ आया फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो रनिंग मीटर, नॉट जस्ट मीटर, इट इज़ रनिंग मीटर. ठीक है, रनिंग मीटर बिकॉज टोटल मीटर्स हमें फाइंड करने हैं, नॉट जस्ट अ सिंगल मीटर. ओके, next is prime cost. What is prime cost in any construction? So is it the actual cost of articles at shop, or is it the actual cost of carrying out of work, or is it the interest rate on articles, or is it the percentage of actual work done? See, whenever you are constructing a building, there are two costs involved. One is your direct cost, another one is your indirect cost. Direct cost and indirect cost. What is direct cost? Direct cost means whatever cost which is actually incurred. Actually जो भी cost incurred है, यानी कि जो cost of raw materials है, आपका brick है, सीमेंट है, कंक्रीट है, वो रॉ मटेरियल्स में कितना कॉस्ट गया, आपके जो प्लम्बिंग फिक्सचर्स आए हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आए, वो सारे रॉ मटेरियल्स है, उसमें कितना कॉस्ट आया. लेबर यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें लेबर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ लेबर कितना है. सो डायरेक्टली जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो लेबर हो या रॉ मटेरियल हो, वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट गिना जाएगा. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट आपके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ऐड ज़रूर होगा, बट वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. यानी कि जो डिलीवरी कॉस्ट है,
मटेरियल डिलीवर होगा तो ही कंस्ट्रक्शन होगा, बट ये डिलीवरी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन के डायरेक्ट कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है उस चीज़ से, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट की बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें सप्लाई करना पड़ता है मशीन्स को रन करने के लिए, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स है, उसके अलावा जो डिलीवरी कॉस्ट्स है या फिर जो सैलरीज है, all these costs are included in indirect cost because they are not directly responsible for construction. So total there are direct costs and indirect costs, और ये जो direct cost है that is nothing but your prime costs. So other name for direct cost is prime costs. So now based on the options you can say that what is prime cost? It is either A or B because these two options are interest rate and percentage of actual work done. So these are not relevant here. But what is the first option? Actual cost of articles at shop. Second option, actual cost of carrying out work. So this first option is nothing but the direct cost. मतलब आपको उस चीज़ को परचेज करने के लिए कितना cost required है, आपका raw material और आपका labor. So that is nothing but your prime cost. Actual cost of carrying out work, that will include both direct costs as well as indirect costs. So you cannot consider the option 2 for prime cost. Prime cost is the option 1, actual cost of articles at shop. Okay, so your answer is option A. A document containing detailed description of all the items of work together with their current rates is called. So it is a document and that document consists of detailed description of all items of work. All the items of work का description and उनका current rates. So what is that document? Is it schedule of rates? Is it analysis of rates? Is it your tender document or is it your cubic rate estimate? So of course it will not be analysis of rate because you're not analyzing anything. It is also not cubic rate estimate. Cubic rate estimate क्या है हमने आगे ही देखा था. So either it is a tender or it is a schedule of rates because these two are documents. Basically आपको जब भी ये कंस्ट्रक्शन कैरी आउट करना है, आपका जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है, वो लेबर का कॉस्ट है. सो ये सारी कॉस्ट टाइम एंड अगेन रिवाइज होती रहती है, बट इट इज़ गिवन, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, इट इज़ अपडेटेड लेटर ऑन, बट दोज कॉस्ट्स आर ऑलरेडी नोन. सो ये जो ऑलरेडी नोन कॉस्ट्स है वो सारा एक डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है जिसको शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं, जिसको शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं. शेड्यूल ऑफ रेट्स इज़ दैट डॉक्यूमेंट जिसमें सारा कितने कौन से आइटम्स हैं वो लिखे हैं, उन आइटम्स के डिस्क्रिप्शन लिखे हैं और उनका जो रेट्स है वो लिखा है. लेकिन टाइम एंड अगेन आपका ये रेट्स जो है वो रिवाइज होता जाएगा, ये डॉक्यूमेंट रिवाइज होता जाएगा, बट इट इज़ नथिंग बट शेड्यूल ऑफ रेट्स. सो योर ऑप्शन विल बी ए. देन व्हाट इज़ अ टेंडर डॉक्यूमेंट? टेंडर डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एक तो ड्राइंग्स देते हैं, डिटेल्ड ड्राइंग्स देते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ देते हैं और पूरा चीज़ कैसे कैरी आउट होना चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन उसमें रेट्स मेंशन नहीं होते. ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट में एक डिटेल्ड ड्राइंग्स आता है कंस्ट्रक्शन के लिए ताकि जो बिडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो समझ सके कि कौन सा डिटेल्ड ड्राइंग्स के बेसिस पे क्वांटिटीज़ फाइंड आउट किया है. तो वो एक टेंडर ड्राइंग्स आते हैं. टेंडर का जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी सारा लीगल चीज़ भी लिखा रहता है, काफ़ी सारा चीज़ कैसे कैरी आउट होना ज़रूरी है, कैसा होना चाहिए वो लिखा रहता है. और जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है उसमें क्वांटिटीज़ मेजर की हुई रहती है. डिटेल्ड ड्राइंग्स के बेसिस पे हमने जो भी क्वांटिटीज़ मेजर की वो उसमें मेंशन रहती है. तो ये set of these three things, tender drawings and bill of quantities will be then handed over to contractor. कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है? सिर्फ रेट्स फिलअप करना है, उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ रेट्स फिलअप करना है. जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का डॉक्यूमेंट है टेंडर का, उसमें उसको सिर्फ क्या करना है? रेट्स फिलअप करना है. क्वांटिटीज़ ऑलरेडी मेजर्ड है ड्राइंग्स के बेसिस पे. ठीक है, सो सिर्फ रेफरेंस के लिए वो ड्राइंग्स भी दिए गए हैं, लेकिन जो भी रेट का पूरा कॉलम है उस रेट के कॉलम में ही हैज़ टू फिल अप दी total rates that are required for the construction purpose. लेकिन the question asked is current rates जिसमें दिए हैं वैसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? टेंडर में करंट रेट्स नहीं दिए रहते हैं, those rates will be filled up by the contractor. So option C is also not possible, but option will be A, schedule of rates. Next question, the value of the property without being dismantled at the end of the useful life period is known as scrap value, salvage value, junk value or book value.
So any particular property you are talking about, any construction that you are talking about, over the period of time its value is going to get reduced. So this particular value, if we consider at the starting will be the maximum value of any particular property. That property may be any construction or any land, but over the period of time that value of the property is going to reduce or decrease. So if we consider at the end of the life, if we consider the value of the property without even dismantling it, then it is called as the salvage value. Salvage value मीन्स आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो यूज़फुल लाइफ पीरियड है वो एंड होने के बाद उसको डिसमेंटल किए बगैर अगर हम बात करें तो उस वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू कहते हैं. लेकिन अगर हमने उसको विदाउट बिंग डिसमेंटल्ड है ये, लेकिन अगर हमने उसको डिसमेंटल कर दिया, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है, सपोज उसमें जो रिइंफोर्समेंट बार्स है, ब्रिक है, कंक्रीट है, सबको सेपरेट कर दिया, जितना हो सके उतना डिसमेंटल कर दिया, तो डिसमेंटल होने के बाद उसको हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू. आफ्टर बीइंग डिसमेंटल्ड इट इज़ कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू. विदाउट डिसमेंटल्ड इट इज़ कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू. बट बोथ दीज वैल्यूज आर एट द एंड ऑफ लाइफ. एंड ऑफ लाइफ पे डिसमेंटल करने के बाद सैल्वेज वैल्यू, डिसमेंटल किए बगैर सैल्वेज वैल्यू, एंड आफ्टर डिसमेंटल्ड स्क्रैप वैल्यू. और जो स्टार्टिंग में है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. और जो अभी कौन सा रहेगा, ये बुक वैल्यू. व्हाट इज़ बुक वैल्यू देन? जो भी इंटरमीडिएट है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग से लेकर एंड लाइफ पीरियड, उसके बीच में कभी भी मैं अगर बात करूँ तो क्या होगा, एंड ऑफ द लाइफ पीरियड से वैल्यू ज़्यादा होगा लेकिन इनिशियल स्टेज से वैल्यू कम होगा, क्योंकि एवरी टाइम देयर विल बी सम डेप्रिसिएशन. स्टार्टिंग में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका जस्ट एक ईयर के बाद मैं बात करूँ कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, हमने यूज़ किया है प्रॉपर्टी को. सो अगेन सेकेंड ईयर में कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर में कुछ डेप्रिसिएशन आएगा. ये डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा और एंड में पूरा वैल्यू उसका ख़त्म हो जाएगा. लेकिन मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू है उसका. सो व्हाट दैट वैल्यू इज़, इट इज़ नथिंग बट बुक वैल्यू. Book value is that value of property which is in between when the life of the property is not yet over. उस ड्यूरेशन में जो भी वैल्यू है कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन, दैट इज़ नथिंग बट बुक वैल्यू. ठीक है. सो ये स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू एंड ऑफ द लाइफ पीरियड में है. डिसमेंटल किए बगैर सैल्वेज वैल्यू, डिसमेंटल करने के बाद स्क्रैप वैल्यू. ओके, दिस इज़ नॉट एनी ऑफ सच डेफिनेशन. बुक वैल्यू क्या है, इन बिटवीन, जब भी उसका लाइफ पीरियड एंड नहीं हुआ, इन बिटवीन अगर मुझे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन, देन इट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू. यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एंड एट द एंड, मतलब कि ये वाला सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड. ठीक है. सो दो वैल्यूज़ है एंड लाइफ की, एक वैल्यू है बीच का, जब उसका यूजफुल पीरियड ख़त्म नहीं हुआ बट सम डेप्रिसिएशन आया है, तो वो डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे तो बुक वैल्यू. सो हियर ऑप्शन विल बी सैल्वेज वैल्यू. ठीक है, ये आपको समझना है. एंड पे बात किया है इसीलिए सैल्वेज वैल्यू. अ टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल when it is not submitted in the form sold by the department, when the tender is not properly filled in or signed by the contractor, when the tender is made conditional by way of adding indefinite liabilities of usual character, when it is not supported by requisite earnest money in the manner prescribed for the purpose in Public Works Department form. सी टेंडर जब भी इशू होता है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मेट है, उसी के साथ में उसी के हिसाब से आपको उस टेंडर को सबमिट करना पड़ता है. ओके, इफ़ अ पर्सन इज सबमिटिंग अ टेंडर इन दैट सेम फॉर्मेट विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड, देन इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल टेंडर. टेंडर इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेंडर. जब भी मैं फॉर्मल टेंडर की बात करती हूँ, okay, whenever I am talking about formal tender, what actually happens is
whatever prescribed format is there, in that same prescribed format if we are filling it up, then it is formal tender. ठीक है, हमने उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर ये टेंडर बनाया है तो इट इज़ फॉर्मल टेंडर. हमने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं डाल दिया, जो लीगली है वही हमने डाला है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इशू करेंगे इस टेंडर को, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बिड कर सके. ठीक है, तो हमने अगर फॉर्मल वे में डाला है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हमें लीगली बाउंड रहेंगे. अगर हमने इनफॉर्मल वे में अपने हिसाब से डाला है तो फिर उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं आएगा. लीगल बाइंडिंग कब आएगा, जब लॉ बोल रहा है उसी तरीके से आप टेंडर बनाएंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी लीगली बाउंड है आपसे. लेकिन आपने अपने हिसाब से बनाया तो ऑब्वियसली लॉ जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा, लीगली बाउंड नहीं रहेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो. ठीक है, सो दो फॉर्मेट्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इनफॉर्मल कब बोल सकते हैं, व्हेन कैन यू कॉल योर टेंडर एज इनफॉर्मल, अगर आपका ऑब्वियसली आपने उसको जैसा डिपार्टमेंट ने कहा है वैसे फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया, उसको प्रॉपरली फिल नहीं किया, साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर से, फिर टेंडर इज़ मेड कंडीशनल, उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस जो नहीं डालनी थी वो अपने हिसाब से आपने लायबिलिटीज़ ऐड कर दी, और नॉट सपोर्टेड बाय रिक्वेसाइट अर्नेस्ट मनी, और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें वो चीज़ नहीं हुआ. सो ऑब्वियसली इफ़ ऑल दीज 4 थिंग्स आर देयर, इट मीन्स योर tender has become informal. So your option will be B, A, B, C, D. 4 चीज़ें जो है सब की सब अगर हम बोल रहे हैं तो आपका जो टेंडर है वो इनफॉर्मल होगा. लेकिन हमने प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाया है तो इट इज़ फॉर्मल टेंडर. उस केस में एडवांटेज क्या है, जिससे हम काम करवा रहे हैं वो आपको लीगली बाउंड रहेगा. ओके, बट इन दिस केस इट विल नॉट बी लीगली बाउंड. द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग. ठीक है, एक प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का फ्लोरिंग बनाना है आपको. कितना साइज एरिया है, 3 मीटर बाय 3 मीटर. थिकनेस कितना है फ्लोरिंग का, 10 mm थिक. ठीक है, और जो सीमेंट कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं उसका उस मिक्स का प्रपोर्शन है 1:3:6. तो आपको सीमेंट की कितनी बैग्स रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है. ठीक है, आपको दिया है कि टोटल एरिया जो है कवर करना है 3 मीटर बाय 3 मीटर. thickness of flooring is given to you 100 mm thick, and what is the mix का जो proportion है वो concrete mix का proportion is 1:3:6. we need to find out the total number of cement bags required. So we know that one cement bag is having 50 kgs proportion. 50 kgs proportion है तो उसके सामने मैं 1 cement bag बोल सकती हूँ. So if we find out the total weight of cement required, total weight of cement in kgs that is required, if we find that out, we can find out corresponding how many cement bags will be required. So how to find out the weight of cement? For finding weight of cement, first, since we know the total volume which is required, so from that we can find the volume of cement. And for finding the volume of cement, first we need to know the total volume of construction. जो construction है उसका total volume find करेंगे. Using that we will find the volume of cement. From the volume of cement, then we can find, using the density, we can find weight of cement, and then we can say that 50 kg weight में एक बैग है तो आपका जो total weight है उसमें कितना. So step by step we will have to start from here and reach to here. वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, 3 मीटर बाय 3 मीटर बाय 100 mm थिक. सो बेसिकली दिस इज 100 mm थिक, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी. सो 3 × 3 × 0.1. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 0.9. 3 मीटर इंटू 100 mm थिक, मीटर में कितना 1000 हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ अराउंड 0.9 मीटर स्क्वायर, 0.9 मीटर क्यूब, दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम. लेकिन ये वॉल्यूम में पानी भी आया है. ठीक है, यहाँ पे हम जो वेट की बात करें वो ड्राई वेट की बात है. सो पहले हम ये वेट वॉल्यूम से पहले ड्राई वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ठीक है, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम फाइंड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.54, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन है. सीमेंट के साथ वाटर भी आया है तो आपको ये जो भी मिला है वो वेट वॉल्यूम है. वेट वॉल्यूम से मैं ड्राई वॉल्यूम फाइंड करूँगी पहले. दैट ड्राई वॉल्यूम इज़ 0.9 into 1.54. So it is approximately almost
1.54 इंटू 9, सो 1.386 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए एक बार, इट इज़ कमिंग टू 1.386 मीटर क्यूब। ये मेरा ड्राई वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अभी ड्राई वॉल्यूम ये हुआ, ये टोटल वॉल्यूम है अभी भी। इससे मुझे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फाइंड करना है। प्रपोर्शन क्या दिया है आपके पास सीमेंट का? ठीक है, सीमेंट इज टू 1:3:6। ठीक है, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। सो सीमेंट का प्रपोर्शन है 1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रपोर्शन इज 1 + 3 + 6 दैट इज 10। ठीक है, इंटू 1.386। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट 0.1386। अभी ये जो मुझे मिला वो ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। दिस इज नथिंग बट द ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। From this dry volume of cement, I can multiply with density of cement, that is 1440 kg per meter cube. So that is around 199.58 kg. That is nothing but the total weight of cement which has been used. Now you know that 50 kg constitutes one bag. Then what will be 199.58? So approximately this is nothing but 200. So 200 by 50 will be nothing but 4 cement bags. 4 cement bags. So firstly what we did, we know this particular relation that 50 kg of cement will constitute one bag. So our aim is now to find the total weight of cement. But what is provided to you? You are given the wet volume of construction, means along with water जो total volume of construction है वो आपके पास है 0.9. Using the wet volume, you first calculate the dry volume, that is 1.386. Dry volume है वो total dry volume है, वहाँ से हम find करेंगे volume of cement. By we know the proportion 1:3:6. So cement is 1 time divided by 1 + 3 + 6, that is 10, and multiply by this. So 0.1386 meter cube. That is the total volume of cement, the total dry volume of cement. ये मिल गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो सीमेंट का वेट मिल गया। ठीक है, अभी हम इसको इस फॉर्म में इक्वेट कर सकते हैं कि 50 kg से 1 बैग है तो अराउंड 200 kg से कितना। आपको थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस इन दिस। ओके, सम बेसिक कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे आपको इसमें। 199.58 मीन्स अराउंड 4 बैग्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अराउंड 200 डिवाइड बाई 50, सो 4 बैग्स। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ये वाले इससे ही आपको पूरा सॉल्व करना है, लेकिन ये इसमें जो वेट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए मुझे ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, so in this way you will be solving this type of numerical. Sometimes you may not be asked to find the cement bags. यहाँ तक कहीं पे पूछ सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है या फिर टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना है, कहीं तक भी आपको ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। सिंस योर एम इज़ टू फाइंड द वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट विल बी नोन इफ़ यू नो द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए पहले वेट वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन फाइंड करो, फिर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्राई से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा और फिर वॉल्यूम से वेट आ जाएगा। दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये आपको ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन हमने जो स्टार्ट किया ये यहाँ से। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ इज 4 bags. Now let's see our last MCQ. Pick up the correct statement from the following. Bricks are paid per 1000. Cement is paid per 50 kg bag. Lime is paid per quintal. And option D is all of the above. So whenever you are measuring the total amount of quantity, there is large amount of bricks used, large amount of cement used, large amount of lime is used. So that's why you have to consider such high units only. You cannot just measure by single quantity. Bricks जो है आप उसको single brick के हिसाब से measure नहीं कर सकते, हमेशा उसको per 1000 ही measure किया जाता है। 1000 bricks का ये rate रहेगा। सीमेंट जो है 50 kg बैग, आपका एक सीमेंट का जो बैग है वो 50 kg का रहता है, जो आपको पता है। लास्ट MCQ में भी हमने देखा था कि वही एस्पेक्ट पे हमने पूरा MCQ सॉल्व किया है। तो सीमेंट जो है हमेशा एक 50 kg के बैग से किया जाता है। सो पर बैग यू कैन से, और यू कैन से पर 50 kg बैग। लाइम जो है उसको
लाइम का जो है उसको हमेशा पर क्विंटल किया जाता है. पर क्विंटल मीन्स अराउंड 100 kg. ठीक है, हमारे कंटेक्स्ट में, यहाँ के कंटेक्स्ट में मेट्रिक सिस्टम में कहेंगे तो इट इज़ 100 kg. सो जो लाइम है उसका जो क्वांटिटी है वो इस हिसाब से रहता है हमारे जो सीमेंट में कि हमको उसको पर केजी भी नहीं, पर 100 kg मेजर करना पड़ता है. ठीक है, सो लाइम इज पेड पर 100 kg और पर क्विंटल. सो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, मीन्स D all of the above. Okay, so with this particular MCQ I finish this lecture series. Hope you all have enjoyed this MCQ session and thank you very much. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जर तुम्ही आमचे चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि मिळवा परीक्षांचे अपडेट्स, मोफत स्टडी मटेरियल आणि व्हिडिओ लेक्चर्स. धन्यवाद.